जय हिंद दोस्तों। ओड ऑन एग्रेशन अर्न बाय जॉन कीट्स के क्रिटिकल एप्रिसिएशन को करना है हमको आज। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पोयम है ये कब लिखी गई थी। 1819 में ये लिखी गई थी और इसका पब्लिशिंग ईयर है 1820। जॉन कीट्स का टाइम स्पेन हमने पहले भी देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1795 टू 1821, 26 साल की एज थी इनकी कुल लाइफ जो है वो। उसके बाद में हमने इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था कि ग्रेट ओड्स ऑफ 1890s में है ये, और ग्रेशियन अर्न की थीम आर्ट, इमेजिनेशन और लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड है ये पोयम। तो जो प्रोमिनेंट थीम है इस पोयम की वो हम देखते हैं अभी कि जो पोयम है ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ये जो पोयम है ये सबसे ज्यादा किस चीज पे जोर देती है। तो ये जोर देती है सबसे ज्यादा इटर्नल ब्यूटी पर। हमने हर जगह उसमें यही देखा है कि जो अर्न है उसके ऊपर कुछ फिगर्स बने हुए हैं और वो फिगर्स हमेशा सेम रहेंगे, चाहे कोई भी मौसम आए, साल कितने भी बीत जाएं। जो पेड़ उस पे बने हुए हैं वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, उनकी पत्तियां कभी नहीं झड़ेंगी। जो प्रेमी वहां पर बैठे हुए हैं वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा स्टेबल होंगे। लोग जो महिलाओं का पीछा कर रहे हैं वो लोग हमेशा ऐसे ही पीछा करते रहेंगे। वो महिलाएं कभी उनके हाथ नहीं आएंगी, लेकिन वो उनका पीछा करते रहेंगे हमेशा इसी तरीके से ही। वो लोग हमेशा थके हुए रहेंगे। म्यूजिक बजाने वाला हमेशा म्यूजिक बजाता रहेगा बिना थके हुए, और उसका म्यूजिक हमेशा कैसा रहेगा, नया रहेगा। तो ये इटर्नल ब्यूटी के बारे में बताता है कि ऐसी ब्यूटी जो शाश्वत है, अमर है, जो कभी मर नहीं सकती। एक तो ये इसकी थीम है। दूसरी थीम है इसकी साइलेंस ऑफ आर्ट, मतलब कला की चुप्पी। कि एक आर्ट जो साइलेंट है फिर भी वो इतना कुछ कह रही है जितना शायद एक जीवंत कला नहीं कह सकती। एक पेंटिंग, जैसे हमने माय लास्ट डचेस में देखा था कि वहां पर भी वो आर्ट का जो पीस है, वो डचेस की जो पेंटिंग है वो ऐसी लगती है जैसे वो जिंदा हो। जैसे ड्यूक कहता है ना कि देखो ऐसा लग रहा है जैसे वो वहां पे जिंदा खड़ी है। इसी तरीके से ये जो अर्न है इसके अंदर इतने सारे फिगर्स बने हुए हैं, इतनी सारी स्टोरीज दिखी हुई हैं हमको। भाई बहुत सारे देवता हैं, मानव हैं, टेम्पी की घाटियां हैं, आरकेडी की घाटी है, और पेड़ के नीचे बैठे हुए प्रेमी हैं। और इस साइलेंस के बाद भी, क्योंकि अब अर्न के अंदर से आवाज तो आ नहीं रही है, अर्न तो है तो साइलेंट ही। इस साइलेंस के बाद भी उस आर्ट में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल एक सीन हमको दिखाई देता है, उस सीन के बारे में ये पोयम जो है वो डिपिक्ट करती है। और एक इसकी इंपॉर्टेंट थीम और है, वो है लाइफ वर्सेस आर्ट। लाइफ वर्सेस आर्ट, ये इसकी एक एंटीथेसिस थीम है। ठीक है, कि भाई जो लाइफ है, लाइफ का एक अलग मीनिंग है जबकि आर्ट का एक अलग मीनिंग है। इसको एंटीथेसिस थीम क्यों कहा जाता है लाइफ वर्सेस आर्ट को? क्योंकि हम जब भी देखें कि लाइफ है, लाइफ हमारा जीवन है। अब जीवन आज कैसा है, कल कैसा होगा, हो सकता है 10 साल पहले हम, ठीक है, कोई जॉब करते थे, जरूरी थोड़ी है 10 साल बाद हम जॉब करें। हम बिजनेस कर सकते हैं। हम बचपन में जैसे थे उससे हम निरंतर कंटिन्यूअसली बड़े हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, वो डे बाय डे चेंजिंग होती रहती है। तो लाइफ कैसी है? लाइफ तो चेंजिंग है। जबकि आर्ट कैसा है? आर्ट मॉर्टल है। आर्ट कैसा है? इमोर्टल है, अनश्वर है। और जो आर्ट है, लाइफ कैसी है? लाइफ तो मॉर्टल है। ठीक है, और आर्ट कैसा है? आर्ट है स्टिल। तो लाइफ कैसी है? चेंजिंग है। जबकि आर्ट कैसा है? स्टिल। उसी तरीके से लाइफ कैसी है? मॉर्टल है। आर्ट कैसा है? इमॉर्टल है। लाइफ एक न एक दिन, 10 साल बाद, 20 साल, 100 साल बाद समाप्त हो ही जाएगी। इंसान जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएगा। लेकिन क्या आर्ट का इस तरह का अंत संभव है क्या? आर्ट स्वतः समाप्त नहीं होती है। आर्ट को या तो भाई डिस्ट्रॉय कर सकता है कोई, लेकिन ह्यूमन बीइंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। उसका एक फिक्स टाइम स्पेन है, फिक्स लाइफ है। 70 साल, 80 साल, 100 साल, वो मर ही जाएगा उतने समय में। लेकिन जो आर्ट है, जैसे ये अर्न ही है,
तो इस अर्न को अगर 1000 साल तक सुरक्षित रखा जाए तो ऐसा कि ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से ये स्टिल भी है, इसको आप एक जगह रख दो, अब ये थोड़ी है कि ये उठ के खाना बनाने चला जाएगा या खाना खाने या जॉब पे चला जाएगा, ये तो वहीं रखा रहेगा, हमेशा स्थायी रहेगा। जबकि जो लाइफ है, ह्यूमन बीइंग है, वो रोज चेंज होता रहता है उसका सिस्टम। तो इसलिए लाइफ और जो लाइफ वर्सेस आर्ट की जो थीम है, ये एंटीथेसिस पे बेस्ड है। एंटीथेसिस आपको पता होगा, एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बताता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इस पोयम की स्ट्रक्चर या फॉर्म। तो ये जो पोयम है, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ये टोटल 5 स्टेंजाज में लिखी गई है, और हर एक स्टेंजा में कितनी लाइन है? 10 लाइन है। 5 स्टेंजाज ईच ऑफ 10 लाइन्स। इसकी जो मीटर है वो कौन सा है? आयम्बिक पेंटामीटर। हर एक लाइन में 10 सिलेबल हैं। ये एक ओड है। ओड आप इसके नाम में ही लिखा हुआ है। ओड क्या होते हैं? ओड एक इस तरह की पोयम होती है जो कि किसी प्लेस, पर्सन, थिंग या आइडिया को प्रेज या ग्लोरीफाई करने के लिए लिखी जाती है। ठीक है, किस किस को प्रेज करने के लिए? पर्सन हो गया, कोई प्लेस हो गया, कोई थिंग हो गई, कोई आइडिया हो गया। तो इनको प्रेज करने के लिए, इनको ग्लोरीफाई करने के लिए जो लिखी जाती हैं पोयम्स, उनको क्या बोलते हैं? ओड बोलते हैं। तो इसके अंदर, इस पोयम के अंदर किसको प्रेज किया गया है, किसको ग्लोरीफाई किया गया है? ग्रेशियन अर्न को। इसी तरीके से ओड टू द वेस्ट विंड जो है शैले का, उसमें किसको प्रेज किया गया है, किसको ग्लोरीफाई किया गया है? उसमें वेस्ट विंड को प्रेज किया गया है। ठीक है, तो ये एक ओड है। इसके बाद में एक इसके अंदर सिंबोलिज्म का काफी अच्छा खासा यूज हुआ है। तो सिंबोलिज्म में जैसे ये अर्न है, खुद ये एक अर्न ही है, इसको किसके यूज किया गया है? इसको यूज किया गया है इटर्नल ब्यूटी के लिए। इटर्नल ब्यूटी या इटर्नल आर्ट के लिए। ठीक है, ऊपर से उसके बाद में फ्रोजन इन टाइम, मतलब कि समय से ऊपर उठ चुका है ये अर्न, अब समय का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये एक अमर, वो जो अमर चीज बन चुका है, ये जो अर्न है, ये अमर चीज बन चुका है, ये अनश्वर हो चुका है। अब ये कैसा हो गया है? इमॉर्टल हो गया है। तो ये इस चीज को भी दिखाता है। जबकि ह्यूमन नेचर कैसा है? ह्यूमन नेचर चेंजिंग है और मॉर्टल है। उसके बाद में इसी में जैसे लवर्स, प्रेमी, एक सिंबल्स के रूप में दिखाए गए हैं, खुशी के सिंबल के रूप में। स्प्रिंग का मौसम भी एक हैप्पीनेस का और जॉय का या जॉकंड मैनर का एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जो म्यूजिशियन है उसको भी किसके रूप में दिखाया गया है? उसको भी सिंबल के रूप में दिखाया गया है। म्यूजिशियन भी दो, म्यूजिक भी दो तरीके के दिखाए गए हैं इसमें, हर्ड और अनहर्ड। हर्ड किसके लिए होता है? जो कि हम कानों से सुन सकते हैं, हमारे फिजिकल ईयर्स के लिए। जबकि अनहर्ड किसके लिए है? हमारे मन की आंखों के लिए, हमारे मन के लिए, हृदय के लिए, हमारे दिल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना पोयम, आपके मोटा मोटा इसकी थीम हो गई है, स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, इसमें किस टाइप की ये पोयम है, ओड है, सिंबोलिज्म है। तो ये सब चीजें हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक लैंग्वेज की बात और है इसमें, लैंग्वेज स्टाइल कैसा है। तो ये पोयम हमने जो पढ़ी है, इसमें हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा, काफ़ी अच्छी खासी एक फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। हर चीज़ के लिए एक फिगर्स इस्तेमाल किए गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से अर्न को डिनोट किया गया है, अर्न को इसमें निर्देशित किया गया है, उससे डायरेक्ट बात की गई है। उस अर्न को बहुत सारे नाम दिए गए हैं। जैसे हम कहें तो एक तो इसको सिल्वन हिस्टोरियन कहा गया था, SYLVAN, सिल्वन हिस्टोरियन कहा गया था। एक इसको कहा गया था कोल्ड पेस्टोरल। तो इस तरीके से काफी फिगरेटिव लैंग्वेज इस पोयम में इस्तेमाल की गई है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पोयम का जो राइम स्कीम हमने देख ही दी थी, नहीं देखी थी क्या? हाँ, अभी राइम स्कीम नहीं देखी है हमने। तो इसकी राइम स्कीम भी थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कि जो स्टेंजा 1 और स्टेंजा 5 है,
उसके अंदर कौन कौन सी राइम स्कीम है? उसके अंदर है ए बी, ए बी, सी डी, ई, डी सी ई। ये तो हो गई आपके स्टेंजा 1 और 5 की। वहीं स्टेंजा 2 की कौन कौन सी हो गई हैं? स्टेंजा 2 की हैं ए बी सी डी, ए बी, ए बी, सी डी, ई, सी ई डी। तो शुरुआत के जो 4 है ना, ये सेम रहते हैं, फिर सी डी ई भी सेम रहता है, और लेकिन ये जो डी, ये लास्ट वाला है डी सी ई डी, ये चेंज होता जा रहा है। और इसके अलावा स्टेंजा 3 और 4 के कौन कौन सी है राइम स्कीम? वो है ए बी, सी डी ई, सी डी ई। यहाँ पर ये सी डी ई सेम है, ठीक है। तो बस लास्ट के जो 3 लाइन्स हैं उसकी राइम स्कीम चेंज होती है इसके हर एक स्टेंजा में। बाकी ए बी सी डी ई तक सेम होता है हमेशा। जैसे फर्स्ट और फिफ्थ में डी सी ई है, फिर सेकंड में सी ई डी है, और लास्ट में सी डी ई, थर्ड एंड फोर्थ में। ठीक है, तो ये इसकी हो गई है राइम स्कीम। अब देख लेते हैं अपन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है फिगर ऑफ स्पीच। तो जो फर्स्ट लाइन ही है उसमें जैसे अनरेविस्ड है। अब हमने जैसे डेफोडिल्स पोएम थी, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, उसमें देखा था ना अपन ने, वंडर्ड में जो एक वोवल को हटा करके और सिंगल एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं या फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगा देते हैं, तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिनकोप। तो ऐसे यहाँ पर जो अनरेविस्ड है इसमें कौन सा है? सिनकोप। ब्राइड एक ह्यूमन क्वालिटी है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया है? पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद में फोस्टर चाइल्ड कहा गया है इसको साइलेंस और स्लो टाइम का। तो फोस्टर चाइल्ड कह दिया गया है, कंपेयर नहीं किया गया, डायरेक्ट कह दिया गया है। यूं तो कंपेयर है पर बिना एज और लाइक के है, तो कौन सा हो गया इसमें? इसमें हो गया आपका मेटाफर। सिल्वन हिस्टोरियन, फिर से इसको जो अर्न है इसको क्या कह दिया गया है? हिस्टोरियन कह दिया गया है। एक ह्यूमन क्वालिटी इसको दे दी गई है, तो इसमें क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न यहाँ पूछा गया, दूसरा पूछा गया, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस पूरे जो स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा है, इसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? टोटल 7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह का जो चीज है, इस तरह के जो फैक्ट हैं वो आपके एग्जाम का डायरेक्ट पार्ट बनते हैं। अब ये 7 किस तरह के क्वेश्चन हैं? तो ये है रेटोरिकल क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो ये 7 आपसे रेटोरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में ये कहता है कि भाई देखिए, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। अब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया है? पैराडॉक्स हो गया है कि भाई जो सुनी जा सकती है वो तो अच्छी है, लेकिन जो नहीं सुनी जा सकती वो उनसे भी अच्छी है। अब जिसको आप नहीं सुन सकते हो वो अच्छी आपको कैसे लग सकती हैं? लेकिन अब स्टेटमेंट तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, भले ही इसका जो डीप मीनिंग है वो काफी अलग है, काफी अच्छा है। भाई पहले तो सुनने की बात हो रही है कानों से, और दूसरे में सुनने की बात हो रही है अपने दिल से, अपने मन से। तो लेकिन स्टेटमेंट तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसलिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें है पैराडॉक्स। उसके बाद में ये जो फेयर यूथ यहाँ पे कहा गया है, फेयर यूथ में किसको डिनोट किया गया है? सारे प्रेमियों को, इस संसार में जितने भी यंग लवर्स हैं उन सभी को इंडिकेट किया गया है, सभी को डिनोट किया गया है। तो फेयर यूथ जो है उसको एक पार्ट है किनका? प्रेमियों को दर्शाने का, इस संसार के सभी प्रेमियों के लिए एक तरीके से डिनोट करने का, उनको इंडिकेट करने का। तो जहां पर पार्ट फॉर द होल आता है, क्या आता है? जहां पर कुछ फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है जो कि क्या दर्शाता है? पार्ट फॉर द होल। तो वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिनिकडकी, SYNEDOCHE, SYNECDOCHE, यहाँ पर सिनिकडकी है, ठीक है।
पार्ट फॉर द होल। तो जहां पर पार्ट फॉर द होल इस्तेमाल होगा वो वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिनिगडकी। उसके बाद में ये बोल्ड लवर, नेवर नेवर कैंस दाउ किस। अब यहाँ पर देखिए एक इमेजरी है। बोल्ड लवर किनको कहा गया है? उस पेड़ के नीचे बैठे हुए जो प्रेमी हैं उनको बोल्ड लवर कहा गया है। अब वो बोल्ड है या नहीं है इसका तो कैसे पता, लेकिन इसकी एक इमेजिनेशन की गई है, एक इमेजरी है ये, इस चीज की कल्पना की गई है कि जो प्रेमी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं इतने खुले वातावरण में, तो अवश्य ही ये जुनून से भरे हुए प्रेमी होंगे, इनको इसलिए बोल्ड लवर कहा गया है। साथ ही साथ जब ये प्रेमी भी हैं तो नेवर नेवर कैंस्ट यू किस। और ये कैसे प्रेमी है भाई जो किस भी नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखो, प्रेमी होने का एक परिभाषा इन्होंने क्या मानी है कि ऐसे प्रेमी जो एक दूसरे से फिजिकल एक्ट ऑफ लव को परफॉर्म कर सकें। तो अगर ये फिजिकल एक्ट ऑफ लव को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक आयरनिकल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। कैसे हो गया? ये व्यंग्य हो गया कि ये कैसे प्रेमी हैं जो किस भी नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को। भले ही वो उनसे कह रहा है, उनको एक आत्मसंतुष्टि प्रदान कर रहा है कि भले ही तुम किस ना कर सको, तुम दुखी मत हो, वो हमेशा ईमानदार रहेगी तुम्हारे लिए। लेकिन ये एक आयरनिकल स्टेटमेंट है कि बोल्ड लवर ऐसे लवर हैं जो कि एक दूसरे को किस भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आहा हैप्पी हैप्पी बोज। ये फिर से जैसे ऐसी बोझ जो कि अपनी पत्तियां नहीं झड़ा सकती। यहाँ पर फिर से क्या है? इमेजरी है। कैसे है इमेजरी? क्योंकि ये जो सेंटेंस है दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, तो ये एक टाइमलेस वर्ड को दर्शाता है, ठीक है। तो कल्पना कैसी है? ऐसे संसार की जिसके अंदर समय का कोई महत्व नहीं है, वो समय वहां पर रुक चुका है हमेशा के लिए, वो कभी गुजरेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ पर फॉर एवर, फिर से फॉर एवर, फिर से फॉर एवर, तो इनमें क्या है? इनमें है रिपीटेशन। और इसी तरह इस लाइन में मोर हैप्पी, फिर मोर हैप्पी, हैप्पी लव, और इन चारों लाइनों में क्या हो गया? इसमें हो गया है रिपीटिशन। एम्फेसाइज करने के लिए किसको? पहले तो फॉर एवर को, कि भाई जो न्यू रहेगा, ऐसी चीज जो हमेशा न्यू रहेगी उनके लिए फॉर एवर। और जो लव है उसको क्या कहा गया है? मोर हैप्पी, हैप्पी हैप्पी लव। अब जो ये हैप्पी हैप्पी लव है ना, अब आदमी कितना ही हैप्पी लव हो सकता है यार, लेकिन इसको बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति दिखाने के लिए कि भाई इतना ज्यादा प्यार है इन दोनों में, इतना ज्यादा प्यार है, तो इसकी अतिशयोक्ति कर दी गई, इसको 3 बार लिख दिया गया है। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? हाइपरबली हो जाएगा। इसके बाद में हर्ट और हाई में क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद फिर वही छोटे मोटे आपको जो एलिट्रेशन वगैरह हैं वो तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। जैसे यहाँ पर है ये सी और शोर, ठीक है, तो छोटे मोटे ये आपको दिख ही जाएंगे। उसके बाद में जो मेन आते हैं उसके आते हैं, जैसे इसको कहा गया है सबसे पहला एटिक शेप। क्या कहा गया है? एटिक शेप। जो अर्न है इसकी शेप को किससे कंपेयर किया गया है? एक एटिक जो पेनिनसुला है ग्रीस में, उससे कंपेयर किया गया है। इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा मेटाफर। उसके बाद में जैसे यहाँ पर ये कोल्ड पेस्टोरल है, कोल्ड पेस्टोरल के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, कि भाई इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन। कैसे है ऑक्सीमोरॉन? कि ये जो कोल्ड है ना यहाँ पर, ये क्या इंडिकेट करता है? कोल्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है लाइफलेसनेस, लाइफलेसनेस मतलब जीवन की कमी, जीवन ना होना। जबकि पेस्टोरल यहाँ पे इंडिकेट करता है वार्मथ को, बहुत सारे स्नेह को। तो एक तरफ तो क्या है? जीवन ही नहीं है, मतलब बिल्कुल बेजान है चीज, और दूसरी तरफ बहुत स्नेह से भरी हुई है वो चीज, वो प्रेम जो है उसमें बहुत स्नेह भरा हुआ है। तो ये चीज दोनों को एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं ये। और जब कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को एक दूसरे के आसपास जक्स्टापोज करके रखा जाता है, जक्स्टापोज आपने पढ़ा होगा, JUXTAPOSA। जक्स्टापोज में क्या होता है कि दो चीजों को एक दूसरे के अगल बगल में स्थापित कर दिया जाता है, दो वर्ड्स को, भले ही वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो या ना हो। तो
लेकिन मीनिंग उन दोनों के एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जक्सटापोजिशन मतलब जब दो वर्ड्स को एक दूसरे के अगल बगल में सेट किया जाता है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उस मीनिंग के अकॉर्डिंग, जो कि भले ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बनाए या फिर एक डीप मीनिंग वाला स्टेटमेंट बनाए, उसको बोलते हैं जक्सटापोजिशन। तो इसमें कोल्ड पेस्टोरल जो है, इसमें ऑक्सीमोरन किस तरीके से है कि कोल्ड का मतलब है ठंडा, ठंडा किस चीज के लिए, लाइफलेसनेस, ऐसी चीज जिसमें जीवन नहीं है, बेजान है। वहीं पेस्टोरल मतलब देहाती, गांव के लोग, तो वो कैसे हैं, वार्मथ से भरे हुए हैं, प्यार से भरे हुए हैं, बहुत स्नेह से भरे हुए हैं। तो ये गांव के क्या हो गया, ये हो गया है आपका ऑक्सीमोरन। और उसके बाद में ये जो लास्ट है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, इसमें क्या है, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। अब ये ऑल यू नो और ऑल यू नीड टू नो, इसका क्या हुआ है, यहाँ पर रिपीटिशन हुआ है, क्योंकि इस पे जोर दिया गया है कि भाई क्या इस संसार में क्या जानने की आवश्यकता है तुमको, कि भाई ब्यूटी ही ट्रुथ है, जो सुंदरता है वो ही सच्चाई है और सत्य ही सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया है। और वैसे अगर आपसे पर्टिकुलर यही लाइन देके पूछ ली जाए कि भाई ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसमें एपिग्राम है। ठीक है, कौन सा है, एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है, एपिग्राम एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर थोड़ा संक्षेप में एक विटी या फिर कभी कभार एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट आ जाता है। ठीक है, कैसे, कि देखिए जैसे एक, पहले इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आप आराम से नोट्स बना सकें। ए ब्रीफ, विटी एंड ऑफन पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। कैसे, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट कैसे है, कि पहले तो वो कहता है कि ब्यूटी इज ट्रुथ, मतलब सुंदरता ही सच्चाई है। उसके बाद कहता है कि सच्चाई ही सुंदरता है, ट्रुथ ब्यूटी। यहाँ पर कह रहा है कि सुंदरता क्या है, सच्चाई, और यहाँ पे क्या कहता है कि सच्चाई ही सुंदर है। तो ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, पहले तो ब्यूटी को ट्रुथ की क्वालिटी दे दी गई, उसके बाद ट्रुथ को ब्यूटी की क्वालिटी दे दी गई। इनका मीनिंग एक दूसरे से भिन्न नहीं है, लेकिन इनकी क्वालिटीज को एक दूसरे के ऊपर एस्टैब्लिश कर दिया गया है, पहले ए की क्वालिटी को बी के ऊपर और उसके बाद बी की क्वालिटी को ए के ऊपर। इसलिए ये काफी एक विटी सा स्टेटमेंट है, काफी बुद्धिमानी से भरा हुआ ये स्टेटमेंट है। और साथ ही साथ ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट भी है, एक इसके अंदर पैराडॉक्सिकल एसेंस दिखाई देता है हमको। इसलिए जो एपिग्राम फिगर ऑफ स्पीच है वो इस लाइन के अंदर आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है इस लाइन को देख करके कि भाई इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, और ये लाइन आपको पता ही है कि इस पूरी पोएम का एसेंस है, तो इस चीज की वजह से ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। और फिर उसके बाद इसमें वो कॉमन से फिगर ऑफ स्पीच भी नहीं है जिसमें अपन सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एजोनेंस, इसमें एपिग्राम है, तो ये थोड़ा डिफरेंट भी है, थोड़ा हार्ड भी पड़ता है समझने में, याद करने में। इसलिए इस लाइन को, इस लाइन की जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको आप अच्छे से समझिए, अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तो इस एपिग्राम के साथ में इस वीडियो का होता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।